बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है ये डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का जो दूसरा पेपर है विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन, उससे संबंधित लघुत्तरीय प्रश्न इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। देखते हैं आज का वीडियो, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप दो दो नंबर के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र को समझाइए। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र जो है बहुत व्यापक एवं विस्तृत है और इसके अंतर्गत वे सभी शैक्षिक परियोजनाएं आती हैं जो प्रजातंत्र की आवश्यकताओं को पूर्ण करती हैं। विद्यालय प्रबंधन का संबंध विद्यालय प्रणाली के सभी सदस्यों एवं कार्यों से, जैसे प्रधान एवं छात्रों का संबंध, छात्र एवं अध्यापक वर्ग का संबंध, विद्यालय एवं समाज का संबंध, कर्मचारी और अध्यापक वर्ग, प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक वर्ग का संबंध, विद्यालय एवं राज्य का संबंध आदि इससे संबंधित कार्य है। इसके कार्य देख लेते हैं। पहला, विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों का निर्माण, अध्यापक वर्ग के कार्य में समन्वय, विद्यार्थियों का वर्गीकरण एवं समूहीकरण, पाठ्यक्रम सहगामी कार्यक्रमों का क्रमिक संगठन, पाठ्यक्रम नियोजन एवं कार्य विभाजन, विभिन्न सेवाएं जैसे भवन एवं उपकरण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्वच्छता आदि, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कार्यक्रमों का गठन, विद्यालय के कार्यालय की देखभाल करना, विद्यालय का बजट बनाना, गृह विद्यालय के कार्यों का समन्वय। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे कार्य हैं जिनमें छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना, अध्यापकों की योग्यता के अनुसार कार्य विभाजन करना, विद्यालय की नीतियों का लोकतांत्रिक ढंग से विभाजन करना, विद्यालय की नीतियों और अध्यापकों के कर्तव्य के बीच में सामंजस्य स्थापित करना इत्यादि जो है इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो पहले देख लेते हैं संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन। तीन शब्दों से मिलकर बना है संस्थागत। संस्था संगठन से संबंधित या संस्था के बारे में। नियोजन योजना बनाना या योजनाबद्ध ढंग से कार्य करना। प्रबंधन संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए योजना का समुचित क्रियान्वयन व लक्ष्य प्राप्ति हेतु समेकित प्रयास। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन से अभिप्राय किसी भी संगठन या संस्था द्वारा अपने विकास व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजना बनाना व उसका बेहतर क्रियान्वयन करना, इसके लिए सामूहिक रूप से सतत प्रयास करना। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एक शैक्षिक संस्था द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भविष्य में प्राप्त होने वाले साधनों के अनुसार एवं सुधार एवं विकास के दृष्टिकोण से बनाई गई योजना उस संस्था की संस्थागत योजना। इसे आर.एस. टेबर ने भी परिभाषित करते हुए बताया है कि प्रबंधन के अंतर्गत उद्देश्यों का प्रतिपादन करना, उनको प्राप्त करने हेतु नियोजन करना, संगठन स्थापित करना, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, उन्हें निर्देश देना, समन्वित करना, उनके कार्यों का मूल्यांकन करना और नियंत्रण करना, उन्हें प्रोत्साहन देना, क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना, यही जो है प्रबंधन है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें संक्षेप में संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व निम्न कारणों से है, जिनमें पहला है संस्था के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। संस्था में लोकतांत्रिक वातावरण की स्थापना में सहायता मिलती है। शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव होती है। संस्था के कार्यों में सुधार व गुणवत्ता में वृद्धि होती है। समय, धन एवं श्रम की बचत होती है। संस्था के सभी सदस्यों में बेहतर सामंजस्य स्थापित करने में सहायता मिलती है। उपलब्ध संसाधनों का बेहतर व अधिकाधिक सदुपयोग किया जा सकता है। समस्याओं व कठिनाइयों की पहचान होती है व उन्हें दूर करने में मदद मिलती है। संस्था की आवश्यकताओं की पहचान व उनका पूर्ति करना संभव होता है। संस्था के लक्ष्यों के निर्धारण में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि नियोजन व प्रबंधन एक ऐसी कला है जिसके बेहतर व संतुलित उपयोग द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति संभव होती है। इसलिए आज जीवन के सभी क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन नियोजन एवं प्रबंधन का जो महत्व है वह बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 बार पूछा गया है। कुशल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं और विद्यालय प्रबंधन में किसकी किसकी भूमिका होती है। तो देख लेते हैं। विद्यालय प्रबंधन का अर्थ एक संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के प्रयासों से निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन, निर्देशन, समन्वय करने को प्रबंध कहते हैं। ठीक है, किसी भी संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के प्रयासों से जो पहले से उद्देश्य निश्चित किए गए हों, निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जो नियोजन, निर्देशन एवं समन्वय करने की जो प्रक्रिया है उसको प्रबंधन कहते हैं। अतः विद्यालय प्रबंधन से आशय विद्यालय के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करना तथा मानवीय एवं भौतिक स्रोतों से इसमें समन्वय स्थापित करना है। विद्यालय प्रबंधन में प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र, अभिभावक,
भौतिक संसाधन, शिक्षण प्रक्रिया आदि की भूमिका होती है। इन सबको गतिशील बनाए रखने में प्रबंधक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एक सफल प्रभावशाली विद्यालय की प्रबंधन हेतु निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए, जिनमें पहला है विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन में व्यवहारिकता होना चाहिए। राष्ट्र की सामाजिक, राजनैतिक तथा राजनैतिक नीतियों एवं मूल्यों के अनुरूप जो है होना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन में सक्षमता होना चाहिए और अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समन्वित प्रयास होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया का संचालन करना होता है, जिसका आकलन छात्रों के विकास, उपलब्धियों अथवा व्यवहार से किया जाता है। विद्यालय प्रबंधन शिक्षा प्रक्रिया का मूल आधार है और इसका कार्य क्षेत्र है जहाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपादन किया जाता है। प्रत्येक संस्था में अपने लक्ष्य और आदर्श होते हैं और सफलतापूर्वक प्राप्ति करने के लिए उचित प्रबंध की आवश्यकता होती है। विद्यालय एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, इसलिए इसमें एक सुसंगत प्रबंधात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। बिना किसी प्रभावशाली प्रबंधन के विद्यालय जीवन में अव्यवस्था फैल जाने की संभावना रहती है। एक प्रभावशाली जो प्रबंधक होता है वह विद्यालय में उचित प्रबंधन करता है, उचित व्यक्तियों, उचित समय और उचित स्थान पर उचित ढंग से उसका अभिव्यक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विद्यालय संगठन के उद्देश्यों को लिखिए। तो विद्यालय संगठन के जो उद्देश्य हैं वे निम्नलिखित हैं। पहला है शिक्षाविदों द्वारा बनाए गए लक्ष्यों की निष्ठापूर्वक पूर्ति, मिलजुल कर रहने की कला सिखाना, विद्यालय संबंधी गतिविधि तथा कार्यों का संचालन तथा संगठन संयोजन करना, विद्यालय में सहयोग की भावना लाना तथा जटिल कार्यों को भी सुलभता से करना, विद्यालय को सामुदायिक केंद्र के रूप में बनाना, शिक्षा संबंधी प्रयोग तथा अनुसंधान के लिए समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें विद्यालय प्रशासन, प्रबंधन और संगठन, इन तीनों से संबंधित जो अंतर है उससे आपके कई प्रश्न कंप्लीट हो सकते हैं। तो पहला प्रशासन देखते हैं। प्रशासन का कार्य प्रमुख रूप से नियोजित, ध्यान रखिएगा नियोजित होता है, पहले से निर्धारित होता है। प्रबंधन का कार्य स्टाफ के निर्देशन, समन्वय, प्रेरणा से संबंधित और संगठन जो संस्था के समस्त स्टाफ के मध्य संबंधों को अभिव्यक्त करता है। प्रशासन बाहरी घटकों से प्रभावित होता है, प्रबंधन कर्मचारी से संबंधित एवं प्रभावित है, जबकि संगठन जो कर्मचारियों, विभागों के कार्यों, परस्पर संबंधों एवं संयोजन से प्रभावित होता है। प्रशासन संबंध को निर्देशित एवं संगठित करने के आकार को निर्धारित करता है, जबकि प्रबंधन संगठन को दृढ़, सजीव एवं गतिशील बनाता है। संगठन एक सजीव ढांचा है। प्रशासन संस्था का मस्तिष्क होता है, प्रबंधन संस्था का हृदय होता है, जबकि संगठन संस्था का शरीर होता है। प्रशासन निर्धारणात्मक भूमिका का निर्वहन करता है या क्रियात्मक भूमिका निर्वाह करता है। प्रशासन और प्रबंधन में समन्वय स्थापित करता है। प्रशासन से संबंधित समस्त कार्य उच्च स्तरीय प्रबंधक करते हैं। प्रबंधन का कार्य मध्य एवं निम्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, जबकि संगठन का कार्य प्रशासन एवं प्रबंधन के परस्पर समन्वय पर निर्भर होता है। प्रशासन संस्था की समस्त नीतियों एवं उद्देश्यों का निर्धारण करता है। प्रबंधन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नीतियों के क्रियान्वयन का कार्य करता है, जबकि संगठन प्रबंधन का एक ऐसा उपकरण है जो एक आधार का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रशासन जो है वह सबसे उच्च स्तरीय संस्था होती है, उसे एक उच्च स्तरीय प्रबंधक द्वारा उसका निर्वहन किया जाता है और वह जो है वह बाहरी घटकों से यह प्रभावित होता है। यह जो मस्तिष्क का कार्य करता है, इसका उद्देश्य पहले से जो है निर्धारित होता है, जबकि प्रबंधन जो होता है उससे कम निम्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। यह हृदय की भूमिका करता है। इसकी भूमिका जो क्रियात्मक होती है, यह सजीव एवं गतिशील होता है और प्रशासन के द्वारा जो भी उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है उसे प्राप्त करने का यह कोशिश करता है। संगठन भी एक निर्जीव ढांचा होता है, यह एक संस्था का शरीर होता है। यह प्रशासन और प्रबंधन में समन्वय स्थापित करता है और दोनों में परस्पर सहयोग स्थापित करके समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इस तरह से संगठन जो प्रबंधन का एक ऐसा उपकरण है जो कि उसे आधार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विद्यालय भवन को आकर्षक बनाने के लिए विद्यालय भवन को आकर्षक बनाने में समुदाय की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं और भी
इसमें प्रश्न पूछे गए हैं कि विद्यालय बनाते समय कौन कौन सी सावधानियों को रखना चाहिए। 2016 और 17 में पूछा गया है। रायवर्ण, हम इसको देखते हैं। स्कूल का निर्माण करते समय रखी जाने वाली सावधानियां तथा समुदाय की भूमिका। रायवर्ण के अनुसार स्कूल का स्थल सड़क के पास नहीं होना चाहिए, थोड़ा सड़क से हटकर होना चाहिए। विद्यालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां आवागमन की सुविधाएं हों, जिससे कि बालक आसानी से विद्यालय में पहुंच सके। विद्यालय प्राकृतिक वातावरण में स्थापित होना चाहिए, परंतु उसके समीप नदी तालाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए वो ठीक नहीं है। वातावरण का तात्पर्य यहाँ पर ऐसे स्थान से है जहाँ शुद्ध हवा और प्रकाश आसानी से उपलब्ध हो सके। विद्यालय किसी कारखाना, मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के पास स्थापित नहीं होना चाहिए। विद्यालय बहुत ढलान पर स्थापित नहीं होना चाहिए, नहीं तो बरसात का पानी जो है स्कूल के अंदर भर जाता है। विद्यालय भवन का निर्माण करते समय उसके भविष्य को भी ध्यान में रखने हेतु इस ओर ध्यान देना चाहिए। विद्यालय का जहाँ पर निर्माण किया जाता है वहाँ आधुनिक सुविधाएं से बिजली, पानी, डाकघर, बैंक आदि होनी चाहिए। प्रारंभ में विद्यालय की भूमि इस प्रकार से बनाना चाहिए कि वहाँ पर छात्रों को रहने के लिए छात्रावास और खेलने के लिए मैदान बनाए जा सकें। विद्यालय के आसपास का जो वातावरण है वह साफ होना चाहिए, वहाँ कूड़े का ढेर और नालियाँ नहीं होनी चाहिए। स्कूल का मिट्टी ऐसा होना चाहिए जहाँ पानी जो है वह शीघ्रता से वहाँ पर सोख सके। मुदालियर आयोग ने भी शिक्षा के संबंध में ठीक कहा है कि खुली हवा की शिक्षा पद्धति के लिए विद्यार्थियों के छोटे छोटे वर्ग होने चाहिए और संतोषजनक शिक्षण के लिए काफ़ी छायादार जगह होती है। कुछ विषयों में सैद्धांतिक शिक्षण तो खुली हवा की कक्षाओं में ही दिया जाता है, परंतु कुछ ऐसे विषय हैं जिनका शिक्षण बंद उचित कमरों में के बिना संभव नहीं हो सकता है। तब भवन में प्रयोगशाला, कार्यशाला, पुस्तकालय इत्यादि की भी सुविधा होनी चाहिए। और यह सब जो है बिना समुदाय की सहायता के संभव नहीं है, अतः समुदाय का सहयोग भी इसमें आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शाला स्वच्छता से आप क्या समझते हैं? विद्यालयी स्वच्छता में छात्रों का सहयोग किस प्रकार प्राप्त करेंगे? 2018 में पूछा गया है। यहाँ पर शाला स्वच्छता का अभिप्राय विद्यालय की स्वच्छता से है। विद्यालय स्वच्छता में छात्र का सहयोग निम्न प्रकार से ले सकते हैं। स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाकर अच्छी आदतों का निर्माण करके और स्वच्छता से फैलने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी देकर और विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में जानकारी देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय में छात्रावास का क्या महत्व है? तो छात्रावास के महत्व के निम्न कारण हैं। पहला, जो विद्यार्थी दूर से आते हैं उन विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है जिनके निवास आसपास नहीं है। इसमें प्रतिदिन दूर से आने वाले विद्यार्थियों को आने जाने की असुविधा से उसका बचाव होता है। नेक्स्ट है, छात्र सामूहिक जीवन व्यतीत करना सीख लेते हैं, जिससे उनमें सामाजिकरण का विकास हो जाता है। बालक छात्रावास के नियमों का पालन करके अनुशासन में रहना सीख लेते हैं। बालक अपने हमउम्र बच्चों के साथ उचित अध्ययन आदतों का विकास कर लेते हैं। छात्रावास उन बच्चों के लिए वरदान होता है जिनके माता पिता का ट्रांसफ़र जल्दी होता है। छात्रावास में रहकर बालक अपना कार्य स्वयं करना सीख लेता है, उसके अंदर आत्मनिर्भरता आ जाती है। यह विद्यार्थियों को अलग कमरे में रहने की सुविधा देती है, जो प्रायः संभव नहीं होता है। यही बालक शांत वातावरण में रहता है। सब छात्र परस्पर मिलकर रहते हैं और एक दूसरे के साथ देते हैं। इस तरह से मानवता का भी विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय में फर्नीचर बनाते समय किन किन बातों का सावधानी रखना चाहिए? छात्रों के शारीरिक अभिवृद्धि को ध्यान में रख करके कुर्सी एवं डेस्क की आवश्यकता को स्पष्ट किया। 2016 में पूछा गया। देखते हैं फर्नीचर बनाते समय सावधानी रखने वाली बातें। पहला है, फर्नीचर बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस कक्षा के छात्र के लिए बनाया जा रहा है उसकी अनुमानित आयु क्या है, यानी कि उसकी अवस्था को ध्यान में रखकर। फर्नीचर को विषय विशेष की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। कुर्सी की ऊंचाई इतनी रखनी चाहिए कि छात्र के पैर हवा में न हिलते रहें, वरना जमीन पर नहीं टिक सकेंगे। छात्रों के समक्ष भी इतना स्थान अवश्य होना चाहिए कि वो अपने पैरों को आवश्यकता पड़ने पर सुविधा से फैला सके। जहाँ तक संभव हो प्रत्येक कक्षा के फर्नीचर व्यवस्था पंक्तिबद्ध रूप में होना चाहिए, जिससे आगे बैठने वाले जो छात्र हैं पीछे बैठने वालों के लिए बाधा न बने। कुर्सी की सीट इतनी चौड़ी होनी चाहिए कि छात्र अपनी लंबाई के अनुसार अच्छे तरीके से बैठ सकें। कुर्सी का अगला किनारा जो है गोलाई युक्त होना चाहिए, जिससे रक्त वाहिनियों पर कुप्रभाव न पड़े। कुर्सी का पिछला हिस्सा ऐसा हो जिससे छात्रों के कमर को थकाने वाला न हो। डेस्क की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि छात्र समय पर ही उसे अच्छे से देख सकें। डेस्क का जो ऊपरी सतह है इतनी लंबी अवश्य हो कि छात्र कोहनी तक हाथ टिका सकें।
डेस्क की जो चौड़ाई है वह 18 इंच की होनी चाहिए। डेस्क का ऊपरी सतह जो है वह 15 अंश पर होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, फर्नीचर बनाते समय उसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का महत्व बताइए। तो देखते हैं इसे, माध्यमिक विद्यालय में प्रयोगशाला की आवश्यकता बताइए। 2019-20 में आया है। प्रयोगशाला वह स्थान है जहां हर सैद्धांतिक ज्ञान की प्रामाणिकता को कसौटी पर परखते हैं। अब इसे व्यापक रूप में लेते हैं और सभी विषयों में प्रयोगशालाएं स्थापित हो रही, किंतु माध्यमिक स्तर पर प्रयोगशाला से संबंध वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं से है। प्रयोगशाला की आवश्यकता, विज्ञान वह ज्ञान है जिसकी प्रामाणिकता प्रयोगों से ही सिद्ध की जा सकती है। इन विषयों में मौखिक रूप से अथवा पुस्तकों को पढ़ करके अच्छे ढंग से नहीं समझा जा सकता है। इसके लिए छात्रों को निरीक्षण और प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। छात्र सैद्धांतिक रूप से सीखी हुई बातों को वास्तविक परिस्थिति में प्रयोग करता है, जिससे छात्र की जो जिज्ञासा है वो संतुष्ट होती है। रचनात्मक शक्ति का विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, तर्क शक्ति और निरीक्षण शक्ति बढ़ती है। इससे कार्य कारण संबंध स्थापित करने और सत्य को परखने की आदत पड़ती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विज्ञान का सफल शिक्षण अच्छी प्रयोगशाला के बिना संभव नहीं है। हमारे अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों की प्रयोगशालाओं की दशा बड़ी ही शोचनीय है। वहाँ न तो भवन है, न ही अच्छे उपकरण हैं। छात्र परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कुछ सिद्धांतों को रट लेता है, जिसके कारण आगे जाकर व्यवहारिक जीवन में उसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यालय में उत्तम ढंग की प्रयोगशालाएं स्थापित की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय प्रबंधन क्यों आवश्यक है, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मानवीय संसाधन के प्रबंध करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। पहला, इसके प्रबंधन से विद्यालय समाज की आकांक्षा की पूर्ति करने में सहायक होता है, क्योंकि समाज जो है समाज में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसके प्रबंधन से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार कार्य मिलता है, जिससे वह पूर्ण मनोयोग से कार्य करता है। मानवीय संसाधनों का प्रमुख उद्देश्य विद्यालय के संबंध में मानवीय समुदाय का अधिकतम सहयोग प्राप्त करना है और विद्यालय का चतुर्मुखी विकास करना है। मानवीय संसाधनों के प्रबंधन से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति भी सरल एवं प्रभावशाली ढंग से हो जाती है। मानवीय संसाधनों के प्रबंधन से अनुशासन की भावना का विकास होता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को निष्ठा के साथ करता है। मानवीय संसाधनों के प्रबंधन से प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिलता है, जिससे वह संतुष्ट रहता है। इसके प्रबंधन से गुणात्मक सुधार होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को गुणवत्ता युक्त कार्य मिलना चाहिए। विद्यालय के प्रमुख मानवीय संसाधन कौन कौन से हैं? तो मानवीय संसाधनों का प्रबंधन विद्यालय के विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि प्रबंधन के अभाव में प्रत्येक मानव संसाधन का सर्वोच्च उपयोग नहीं हो सकता है। सर्वोत्तम प्रबंधन के द्वारा ही विद्यालय का चतुर्मुखी विकास हो सकता है। तो इसलिए मानवीय संसाधन के अंतर्गत शिक्षक, बालक एवं समुदाय ये तीनों आते हैं। विद्यालय प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए। विद्यालय परिवेश में प्रधानाध्यापक एक नेता के रूप में होता है, जिस पर विद्यालय की संपूर्ण गतिविधियां निर्भर करती हैं। यदि विद्यालय प्रधानाध्यापक कुशल व सक्षम है तो वह राष्ट्र के भावी नायकों के निर्माण में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह कर सकता है। एक कुशल प्रधानाध्यापक एक और तो संगठन की गतिविधियों पर पूर्ण आधिपत्य होना चाहिए, साथ ही साथ उसके अंदर यह क्षमता होनी चाहिए कि वह अपने सहकर्मियों को संतुष्ट कर सके। उसे नेतृत्व की शैलियों का भी ज्ञान होना चाहिए। किसी प्रधानाध्यापक को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वह पहले अध्यापक है फिर प्रधानाध्यापक। शिक्षाविदों का विचार है कि मुख्य अध्यापक वह होता है, वैसा ही विद्यालय होता है। किसी भी विद्यालय में हम प्रवेश करें, वहाँ के प्रधानाध्यापक से बातचीत करें तो विद्यालय की वस्तु स्थिति का आभास हो जाता है। प्रधानाध्यापक अपने सफल नेतृत्व, व्यक्तित्व गुणों, अनुभव, योग्यता व कार्य कुशलता के आधार पर विद्यालय को निर्धारित लक्ष्य की ओर उन्मुख करता है। विद्यालय के हर अंग से प्रधानाध्यापक की छवि प्रतिबिंब होती है। प्रधानाध्यापक पर ही विद्यालय का सुसंचालन निर्भर करता है। वह शिक्षकों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों, अभिभावकों का नेतृत्व करता है और विद्यालय की सभी गतिविधियों का संयोजन एवं मार्गदर्शन करता है। यही वजह है कि उसका व्यक्तित्व जो विद्यालय प्रांगण से संबंधित समस्याओं का निराकरण अपनी दूरदर्शिता के आधार पर कर सकता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि वास्तव में प्रधानाध्यापक विद्यालय का ही नेता नहीं होता वरन समाज का भी नेता होता है और तथा विद्यालय प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानवीय संसाधन में शिक्षक की भूमिका बताइए। तो मानवीय संसाधन में शिक्षक की भूमिका जो विद्यालय संगठन का वह संरचना है जिसमें छात्र
शिक्षक, छात्र, अध्यापक, कर्मचारी सभी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें छात्र, शिक्षक, कर्मचारी अपनी और गतिविधियों के द्वारा वह संचालित करते हैं। विद्यालय संगठन सिर्फ विद्यालय की व्यवस्था की ही चर्चा नहीं करता है और विद्यालय के विभिन्न तत्वों के मध्य समन्वय भी स्थापित करता है। चूँकि यदि विद्यालय संगठन में समन्वय का, सामंजस्य का अभाव है तो वहाँ कोई भी योजना सफल नहीं हो पाती। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि विद्यालय की सभी योजना में वहाँ के अध्यापक, प्रधानाचार्य का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह योजना बनाने में जितना ध्यान देंगे योजना उतनी ही सफल होगी। नेक्स्ट देखते हैं विद्यालय शिक्षकों के विद्यालय के प्रति कर्तव्य क्या है। अध्यापक के उत्तरदायित्व। शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक का उत्तरदायित्व सिर्फ कक्षा में पढ़ाना और छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना ही नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त भी कुछ दायित्व होते हैं। छात्रों का ज्ञानार्जन करना, छात्रों के चरित्र का विकास करना, कक्षा को सुचारू रूप से चलाना, छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों के अंदर उचित मूल्यों का विकास करना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन करना, छात्रों की समस्याओं का समाधान करना, छात्रों को आवश्यकता अनुसार परामर्श एवं निर्देशन देना, छात्रों को कुशल नागरिक बनाना, सामाजिक कुशलता उत्पन्न करना, उनमें नेतृत्व का प्रशिक्षण देना और व्यावसायिक रुचि उत्पन्न करना। इसके अलावा हम देखते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति के अधिकार एवं कर्तव्य लिखिए। तो 2020 में पूछा गया है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। विद्यालय प्रबंधन समिति में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 11 सदस्य माता पिता अथवा संरक्षक होंगे, परंतु और इसमें 50% महिलाएं होंगी। विद्यालय प्रबंधन समिति के अवशेष 4 अन्य के अतिरिक्त अन्य 4 अन्य व्यक्ति भी होते हैं, जिनमें पहला स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य जिसका निश्चय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। एक सदस्य सहायक नर्स या मिडवाइफ को लिया जाएगा, जिसे विद्यालय के अध्यापकों द्वारा रखा जाता है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक लेखपाल, एक सदस्य विद्यालय का प्रधानाध्यापक। विद्यालय प्रबंध समिति के कार्य। इसके प्रबंध समिति के कार्य के अंतर्गत विद्यालय की कार्यप्रणाली का अनुश्रवण, विद्यालय विकास योजना का निर्माण और संस्तुति, राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान के सदुपयोग का अनुश्रवण, यह अनुश्रवण करना कि अध्यापकों पर 10 वर्ष की आबादी जनगणना, आपदा राहत कार्यों यथा स्थिति स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधानमंडल संसद के निर्वाचन संबंधी कार्यों के अतिरिक्त किसी अन्य गैर शैक्षणिक कार्य का भार न डाला जाए। विद्यालय के आसपास के सभी भी बच्चों का नामांकन एवं निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करना, निशस्त्रग्रस्त या विशिष्ट बालकों का चिन्हांकन करके उन्हें नामांकित उनका नामांकन सुनिश्चित करना, विद्यालय में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु अनुश्रवण करना एवं उनकी समृद्धि सुनिश्चित करना, विद्यालय की अभिवृत्तियों एवं विद्यालय का अनुश्रवण करना, यह सुनिश्चित करना कि विद्यालय के अध्यापकगण विद्यालय में उपस्थित एवं नियमितता से समयनिष्ठा बनाए रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं महिला प्रेरक दल को परिभाषित कीजिए। महिला प्रेरक दल के कार्य बताइए। विद्यालय व्यवस्था तथा मानवीय संसाधन व्यवस्था में महिला प्रेरक दल जो है वह प्रमुख भूमिका के रूप में आती हैं। इनके निम्नलिखित रूप से इनके कार्यों को स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है महिला प्रेरक दल के माध्यम से गांव व शहर के पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं को शिक्षा के महत्व को समझाया जाता है, ताकि वे अपनी बालिकाओं तथा बालकों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित कर सके। महिला प्रेरक दल द्वारा शिक्षा के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया जाता है। स्वास्थ्य के प्रति पल्स पोलियो अभियान तथा निरक्षरता उन्मूलन इन दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महिला प्रेरक दल के माध्यम से स्त्री पुरुष के लिए भेद को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। यह बालिकाओं तथा बालकों को समान शिक्षा प्रदान करने पर बल देता है। वर्तमान समय महिला प्रेरक बल द्वारा शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए विद्यालय में नाम अंकित कराने, ठहराव की व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया जाता है। महिला प्रेरक दल द्वारा विद्यालय की व्यवस्था में स्वयं सहयोग किया जाता है तथा अन्य व्यक्तियों को सहयोग के लिए प्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्यालय व समुदाय का आपस में क्या संबंध है। विद्यालय एवं समुदाय के
अंतर संबंध को स्पष्ट कीजिए। 2016 और 19 में आया है, पूरी संभावना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। विद्यालय अभिभावक तथा समुदाय का अटूट संबंध। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। शिक्षा उसे समुदाय का कुशल सदस्य बनाती है। सतत शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपने अधिकतम विकास करता हुआ समाज की सामाजिक, आर्थिक या नैतिक आवश्यकताओं को समझता है और उनकी पूर्ति के लिए प्रयास करता है। इस प्रक्रिया के द्वारा समुदाय का निरंतर विकास होता रहता है, उसके आदर्शों की रक्षा होती है, नवीन मूल्यों का विकास होता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुदाय ने विद्यालयों की स्थापना की है। पहला देखते हैं, अभिभावकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन। शिक्षा के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं, अनेक नई विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। अभिभावक उससे अपरिचित है। इसके कारण एक तो वह अपने बच्चों की शिक्षा में सहायता करने में असमर्थ हो रहे हैं। दूसरी ओर नवीन पद्धतियों से परिचित न होने के कारण शिक्षक उसकी आलोचना छात्रों के सामने किया करते हैं। इसका बुरा प्रभाव छात्रों और विद्यालय की व्यवस्था पर पड़ता है। अतः अभिभावकों को शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियों से परिचित कराने के लिए शिक्षकों और अभिभावकों का मिलना आवश्यक है। अभिभावक दिवस का आयोजन। वर्ष में एक बार शिक्षक अभिभावक दिवस का आयोजन किया जाए। इसमें सभी अभिभावकों को आमंत्रित किया जाए, उनके सामने विद्यालय का प्रदर्शन हो, विद्यालय में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको दिखाया जाए, उसका महत्व जो है वह बताया जाए। चिरकाल से ही विद्यालय सामाजिक सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करते तथा उन्हें भावी नागरिकों तक पहुंचाते हैं। विद्यालय की सुविधाओं के अभाव में बालक को उन सारी सुविधाओं से वंचित रह जाना होगा। शिक्षालय समाज में जटिलता को सरल रूप में छात्र के सम्मुख प्रस्तुत करता है। समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं, आदर्शों आदि में आवश्यक संशोधन करता है, उनका विकास करता है और समाज इसके बदले विद्यालयों का संरक्षण करता है और इन्हें संपन्न करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अभिभावक, समुदाय और विद्यालय सभी एक दूसरे के अभिन्न रूप से एक दूसरे से संबद्ध है और सभी एक दूसरे के पूरक और अनुपालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम शिक्षा समिति में कौन कौन से सदस्य होते हैं, उनके कार्यों को स्पष्ट करिए। ग्राम शिक्षा समिति क्या 2019 और 20 दोनों में पूछा गया है। देखते हैं ग्राम शिक्षा समिति। अस्थायी नियम सन 1972 का सन 1975 में संशोधन किया गया। इसके लिए प्रत्येक ग्राम में ग्राम शिक्षा समिति बनाई गई। ग्राम शिक्षा समिति इस प्रकार बनाई गई। पहला, ग्राम सभा का प्रधान जो है वह अध्यक्ष होता है। बेसिक विद्यालयों के छात्रों के 3 संरक्षक व अभिभावक, जिनमें से एक महिला होती है, एक विद्यालय निरीक्षक द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बेसिक विद्यालयों का प्रधान अध्यापक, एक से अधिक विद्यालय होने पर वरिष्ठतम प्रधान अध्यापक इस समिति का सदस्य सचिव होता है। ग्राम शिक्षा समिति के कार्य। इस समिति के कार्य और उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं, जिनमें पहला है ग्राम पंचायत क्षेत्र के बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण, प्रबंधन करना। बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार, सुधार के लिए योजनाएं तैयार करना। बेसिक स्कूलों, उसके भवनों और उपकरण के सुधार हेतु जिला पंचायत समिति का सुझाव देना। विद्यालय भवन निर्माण, रखरखाव, मरम्मत में सहयोग करना और नवीन भवनों का निर्माण करना। शिक्षा मित्रों, आचार्यों, अनुदेशकों एवं हेतु उपयुक्त पात्र अभ्यर्थियों का चयन करना। विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति करना और कर्मठ अध्यापकों को पुरस्कार हेतु प्रस्तावित करना। बालिका एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों का ज्ञान प्रतिशत नामांकन निर्धारित करना। इस प्रकार से ग्राम शिक्षा समिति के उपयुक्त कार्यों, उत्तरदायित्वों का अध्ययन करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह समिति संबंधित पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा स्कूलों को स्थापना को लेकर उसके संचालन तक की पूर्ण देखरेख रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। उत्तम शिक्षा व्यवस्था शिक्षा विकास का एक आधार है। अच्छी शिक्षा व्यवस्था शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था पर निर्भर करती है। प्रशासनिक दृष्टि से शिक्षा वित्त दिन प्रतिदिन अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। शैक्षिक वित्त शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए साधन है, साध्य नहीं है। सत्य है कि कार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हुए भी शिक्षा वित्त की अपनी समस्याएं हैं। शिक्षा संबंधी आवश्यकताएं संस्थागत विद्यालयों में बढ़ती ही जा रही हैं। इसमें वित्त जुटाने संबंधित जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। शिक्षा के लिए धन किन साधनों से प्राप्त किया जाए, किन मदों में प्राथमिकता के आधार पर खर्च किया जाए, यह भी एक समस्या के रूप में उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार सहायक है।
2016 में प्रश्न पूछा गया है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वित्तीय प्रबंधन निम्न प्रकार सहायक हो सकता है। शिक्षकों एवं कर्मचारियों की योग्यता, अनुभव एवं क्षमता के अनुसार नियुक्त कर सकता है। आय व्यय से संबंधित एक निर्धारित अवधि के लिए वित्तीय योजना तैयार कर सकता है, उसे क्रियान्वित कर सकता है। विद्यालय की कार्यक्षमता को निर्धारित कर सकता है, कार्यक्षमता को तथा शिक्षकों एवं कर्मचारियों की संख्या निर्धारित कर सकता है। विद्यालय के समस्त कार्यक्रमों को महत्व की दृष्टि से शक्ति एवं साधन के रूप में गति प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या भूमिका है, अथवा शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रबंध से क्या आशय है। 2 बार पूछा गया, 2017 और 2021 में। तो प्राचीन समय में शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को लिखित अथवा मौखिक रूप से शिक्षण प्रदान किया जाता था। उस समय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के रूप में किसी विशेष सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता था। व्याख्या के माध्यम से छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। जैसे जैसे शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तन हुआ है, बाल केंद्रित शिक्षा आया है, शिक्षक शिक्षार्थी को समान महत्व दिया जाने लगा है। छात्रों की रुचि, उनकी मानसिक स्तर, उनकी योग्यता के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाने लगा है और इस प्रकार से शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जाता है। पहले से शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रबंधन की अवधारणा का विकास हुआ है। इसके लिए धन के उपयोग की चर्चा होने लगी है। शिक्षण अधिगम सामग्री के सर्वोत्तम प्रयोग के लिए प्रबंधन की ओर ध्यान आकर्षित किया जाने लगा है। कक्षा में अनुशासनहीनता के निवारण पर अपना विचार दीजिए, 2019 में आया है। कक्षा में अनुशासनहीनता के निवारण के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं। मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ बालकों के साथ प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। स्कूल के प्रशासन के अंदर नेतृत्व की सफल क्षमता होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति अध्यापक पद पर नियुक्त होने चाहिए जो वास्तव में व्यवसाय में रुचि रखते हों। माता पिता को शिक्षित करने हेतु साक्षरता आंदोलन चलाया जाना चाहिए। विद्यालय में राजनीति के प्रवेश का निषेध होना चाहिए और विद्यार्थियों को राजनीति से दूर होना चाहिए। छात्रों के उचित सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए। छात्र समाजोपयोगी क्रियाओं में व्यस्त रहें। इसके लिए रचनात्मक व सृजनात्मक शक्ति का विकास किया जाना चाहिए। अध्यापक का स्वयं का व्यवहार अनुशासित होना चाहिए। अध्यापक व छात्रों के मध्य परस्पर उचित संबंध होना चाहिए। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट, शिक्षण कार्य में शैक्षणिक गतिविधियों से क्या अभिप्राय है, इसे समझाइए। शिक्षण कार्य में शैक्षणिक गतिविधियाँ वह गतिविधियाँ हैं जो शिक्षा के साथ साथ ज्ञान भी प्रदान करती हैं। आजकल शैक्षिक गतिविधियाँ सभी विद्यालयों में अपनाई जा रही हैं। वाद विवाद, नाटक, पिकनिक तथा शैक्षिक भ्रमण, अभिरुचि प्रदर्शन, छात्र परिषद, खेलकूद क्रियाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि। इसके अंतर्गत हम पहला देखेंगे राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस। यह 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इस दिन दिल्ली सहित देश के सभी शहरों में शानदार परेड व झांकियों का प्रदर्शन हुआ था। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। इसे गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं और छात्रों को गांधी जी के विचारों से अवगत कराते हैं। वाद विवाद व भाषण, एक कार्यक्रम छात्रों की अभिव्यक्ति शक्ति का विकास तो करता है, साथ ही तर्क, चिंतन व कल्पना शक्ति का भी विकास करती है। इसके द्वारा छात्र अपने विचारों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है, उच्चारण में शुद्धता आती है, साथ ही वह अध्ययन के प्रति रुचि लेता है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण में लर्निंग कॉर्नर का उद्देश्य एवं महत्व बताइए। 2021 और 2019 में पूछा गया है। शिक्षण में लर्निंग कॉर्नर का महत्व, पहला है लर्निंग कॉर्नर के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इसके माध्यम से शिक्षण को नीरस विषयों को भी रुचिकर बनाया जा सकता है। लर्निंग कॉर्नर से उत्तम शैक्षिक वातावरण बनाया जा सकता है। लर्निंग कॉर्नर के माध्यम से शिक्षण अधिगम सामग्री को व्यवस्थित किया जा सकता है। लर्निंग कॉर्नर के माध्यम से प्रत्येक विषय के कठिन प्रकरणों को सरल बनाया जा सकता है। लर्निंग कॉर्नर के माध्यम से बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया का यह अंग होता है। लर्निंग कॉर्नर शैक्षिक नवाचारों की अवधारणा है। लर्निंग कॉर्नर तैयार करने में शिक्षकों के साथ साथ छात्रों का भी सहयोग लिया जाता है। लर्निंग कॉर्नर में चित्र, शिक्षण के उपकरण एवं शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो स्पष्ट होता है कि लर्निंग कॉर्नर की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यह आवश्यक है कि सभी विषयों को रुचिकर बनाने के लिए रुचिपूर्ण एवं सरल बनाने के लिए लर्निंग कॉर्नर का प्रयोग किया जाए, जिससे शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों ही क्रियाशील रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तकालय की व्यवस्था में किन किन बातों को ध्यान रखना आवश्यक है, अथवा शिक्षक शिक्षार्थी द्वारा
विद्यालय के पुस्तकालय को बेहतर उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। वास्तव में पुस्तकालय की व्यवस्था ने अब वैज्ञानिक रूप धारण कर लिया है। इसकी व्यवस्था के लिए निम्नलिखित जनतांत्रिक वैज्ञानिक बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला है शानदार पुस्तकालय भवन एवं सज्जा। पुस्तकालय के लिए सबसे जो प्रथम आवश्यकता है वह अच्छे भवन और उपयुक्त साज सज्जा की है। पुस्तकालय के साथ एक वाचनालय भी संलग्न होना चाहिए। प्रशिक्षित पुस्तकालय उचित रूप से पुस्तकालय के संचालन के लिए एक प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष होना चाहिए जो व्यवस्था का सुसंचालन कर सके। उचित पुस्तकों का संकलन, पुस्तकों का चयन करने के लिए कुशल अध्यापकों की एक समिति बना दी जाए और यह लोग सभी विषयों के शिक्षकों से पुस्तकों की सूची प्राप्त करके उन पर विचार करके छात्रों की आयु, योग्यता एवं स्तर की आवश्यकता अनुसार शिक्षकों की आवश्यकता के अनुसार सभी विषयों को उत्तम और आकर्षक पुस्तक खरीदने की व्यवस्था करें। पत्र पत्रिकाओं का चुनाव, वाचनालय के लिए प्रत्येक विषय से संबंधित पत्र पत्रिकाएं मंगाई जानी चाहिए, उचित स्थान पर रखा जाना चाहिए। पुस्तकों के अध्ययन के लिए प्रोत्साहन, शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय पुस्तकों की चर्चा करें, उनके पृष्ठ आदि का संकेत कर दें जो कि पुस्तकों को पढ़कर करना पड़े। समय समय पुस्तकों को पढ़ करके अपने विचार भी प्रकट करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसके लिए पुरस्कार की भी व्यवस्था होनी चाहिए। पुस्तकों का वितरण के संकलन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण। जिन पुस्तकों का संदर्भ आया है वे उपलब्ध और नियमित दी और ली जाएं जिससे कि छात्र अधिक लाभ उठा सके। समय तालिका में पुस्तकालय के घंटे, विद्यालय की समय तालिका में पुस्तकालय के अध्ययन की व्यवस्था कर दी जाए। छात्र उस घंटे में अनिवार्य रूप से पुस्तकालय में बैठें और पुस्तकें पढ़ें। इस कार्य को सुचारू रूप से चलाना होगा, अन्यथा वाचनालय वार्तालाप कक्ष भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समय तालिका की विद्यालय में क्या उपयोगिता है, इसे बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 2018 और 20 में आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखते हैं समय तालिका की विद्यालय में उपयोगिता। स्कूल के काम करने के घंटे, विद्यालय प्रारंभ कब होते हैं, कब समाप्त होते हैं, मध्यावकाश कब होता है, सब कुछ इसमें निश्चित होता है। इसके द्वारा स्कूल में कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं इसका भी ज्ञान होता है। विद्यालय परिसर में कितने कक्ष हैं इसका भी ज्ञान हो जाता है। समय तालिका पर यह भी इंगित रहता है कि किस विषय के लिए कौन सा समय निश्चित दिया गया है। समय तालिका द्वारा संचालित होने वाले पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी ज्ञान होता है और यह भी पता चलता है खेल कूद, पुस्तकालय अध्ययन आदि के लिए प्रति सप्ताह में कितना समय दिया जाता है। समय तालिका बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। समय तालिका बनाते समय बालकों की रुचि व थकान का आवश्यक ध्यान रखें। आपको समय तालिका स्तर के लिए बनानी है, किस स्तर के लिए बनानी है, यानी छात्र की आयु, उसकी योग्यता क्या है, उसे भी ध्यान रखना चाहिए। समय तालिका बनाते समय छात्रों की स्थानीय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। अच्छी समय सारणी विद्यालय के विविध कार्य संचालन का सच्चा प्रतिबिंब है। 2019 में समय सारणी क्यों बनाई जाती है, 2017 में समय सारणी एक चार्ट है जो विद्यालय में किए जाने वाले कार्यकलापों को दर्शाता है। 2016 में समय सारणी के 3 महत्व बताइए। 2019 और 21 में देखिए 5 बार आया है। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे बहुत अच्छे से आप तैयार करिएगा। देखते हैं समय सारणी, विद्यालय में समय सारणी की आवश्यकता एवं महत्व जो है वह निम्न प्रकार है। इसके द्वारा निम्न बातों का पता चलता है। पहला है स्कूल के काम के घंटे, स्कूल के काम करने के घंटे, विद्यालय प्रारंभ कब होता है, कब समाप्त होता है, कब मध्यावकाश होता है, इसका समय पता चलता है। इसके द्वारा स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं उसका भी ज्ञान होता है। कितने अध्यापक हैं, उनका क्या नाम है, यह भी ज्ञान समय सारणी द्वारा मिलता है। अध्यापकों के मध्य कार्य का वितरण किस प्रकार किया जाता है तथा प्रति अध्यापक भार कितना, यह भी पता चल जाता है। समय तालिका द्वारा विद्यालय में संचालित होने वाली पाठ्य सहगामी क्रियाएं, खेल कूद, पुस्तकालय अध्ययन इत्यादि सप्ताह में कितना समय दिया जाता है, ये भी पता चल जाता है। समय तालिका के सहयोग से विद्यालय में उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का समन्वय करते हुए अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकता है। समय व श्रम का सदुपयोग करने में सहयोग देता है। नेक्स्ट है समय सारणी द्वारा प्रत्येक कार्य नियमित रूप से किया जाता है तो यह कार्य कुशलता में अभिवृद्धि करने में सहायक होता है। कर्तव्यपरायणता, समय की पाबंदी, व्यवस्था और नैतिक गुणों का भी इससे विकास होता है। छात्र एवं अध्यापक को पता होता है कि क्या और कब पढ़ाना है। प्रशासक के पास जब समय तालिका होता है तो वह आवश्यकता अनुसार
निरीक्षण कक्षा में निरीक्षण भी कर लेता है समय तालिका को देखकर। समय तालिका होने से यह पता चलता है कार्य का वितरण समानता के सिद्धांत पर आधारित है या नहीं। पाठ्य विषयों के कठिनाई स्तर को भी ध्यान में रखकर समय तालिका में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुपालन किया जाता है। यानी कठिन विषयों को पहले जब बच्चे स्कूल आते हैं, फिर आसान विषयों को सम्मिलित किया जाता है, फिर खेल कूद को सम्मिलित किया जाता है ताकि बच्चों में थकान न लगे। अतः उपयुक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि समय सारणी एक ऐसा चार्ट है जो विद्यालय में किए जाने वाले कार्यकलापों को दर्शाता है। तो ठीक है, फिर आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। पार्ट 1 था लघुत्तरीय प्रश्नों से संबंधित। अब इसके अंतर्गत एक और वीडियो हम बनाएंगे पार्ट 2 के नाम से। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।